प्रणाम सभी को। आवाज़ आ रही प्रणाम। है? दर्शन जी आवाज़ क्लियर है मेरी? हेलो पूजा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम, बिल्कुल सही आ रही है ना? चलिए बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में। आंखें बंद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सब लोगों ने एक बार अपना सिलेबस किसने किसने पूरा कंप्लीट किया है? रचना जी, कल हमने कुछ मैटर भेजा था, देखा था आपने? कॉपी वाला मैटर भेजा था, उसको हमने पढ़ाया भी था, लेकिन वो 2 जगह रिकॉर्ड हो गया था, तो हमने वो नहीं भेजा था। चलिए, आज पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें, ठीक है? हमने उसमें ओपन किया था एक, पहले था निद्रा, निद्रा की अवस्थाएं और निद्रा विकार, ठीक है? अपना अपना सिलेबस ओपन करिए, एक बार सब सिलेबस ओपन करिए। फिर इसमें हम लोगों ने बात की थी व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, व्यवहार की परिभाषा और फिर व्यवहार की का मनोवैज्ञानिक आधार, ये देखा था। इसके बाद इसी में व्यक्तित्व का स्वरूप एवं प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, आनुवांशिक एवं वातावरणीय, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप एवं अवस्थाएं। फिर इसी में नेक्स्ट है संवेदन, प्रत्यक्षण, अवधान। संवेदन जो हमारा सेंसेशन से संबंधित, प्रत्यक्षण परसेप्शन हो गया, और ये संवेदन में वो आ गया स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस परसेप्शन। अवधान हमारा होता है अटेंशन, स्मृति मेमोरी, अधिगम लर्निंग की परिभाषा एवं प्रकार। फिर है मानसिक द्वंद्व एवं कुंठा के कारण एवं परिणाम, सामान्य मानसिक विकारों का परिचय, अनिद्रा, अवसाद, तनाव एवं चिंता। ये है आपका सिलेबस, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने बात की थी उस दिन, सेकेंड वाली जो लाइन है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार की परिभाषा क्या है, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार। तो इसमें हमने डिवीज़न किया था कि कब से हमारा समय शुरू होता है मनोविज्ञान का, ठीक है? एक बार आपको रिवीजन के लिए बोल दे रहे हैं, क्योंकि शायद आपने क्लास अटेंड नहीं की है। वैसे हमने इसमें जो नोट्स आपके पास भेजा उसमें दिया हुआ है पूरा, लेकिन बस आपको रिमाइंडर दे दे रहे हैं इससे। इसमें था जो व्यवहारिक मनोविज्ञान की परिभाषा है उसको बस सुनेंगे, बाकी वहाँ मैच कर लेंगे। व्यवहारिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक क्या है, बिहेवियरल साइकोलॉजी। औद्योगिक मनोविज्ञान जो हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। नैदानिक मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी। सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी। ये क्या है का व्यवहारिक अध्ययन है व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंदर। फिर है H.W. हेपनर के अनुसार है व्यवहारिक मनोविज्ञान का लक्ष्य मानव क्रियाओं का वर्णन, भविष्य कथन एवं नियंत्रण है, ताकि हम स्वयं अपने जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण सही ढंग से समझ सके, अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सके। अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने का मीन्स होता है कि अपनी बात उनको समझा सके। इसके बाद इसमें व्यवहारिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास, पृष्ठभूमि हिस्ट्री और डेवलपमेंट दोनों ये हैं हमारे
इसमें 4 नंबर्स नोट डाउन करेंगे, बस एक रिवीजन के लिए या फिर केवल सुन लेंगे। प्रथम चरण है गर्भावस्था 1882 टू 1917। फिर द्वितीय चरण सेकेंड जो फेज़ है हमारा वो है जन्म काल, ये है हमारा 1917 टू 18। फिर थर्ड फेज़ है बाल्यावस्था तृतीय चरण 1918 टू 1937। फिर फोर्थ फेज़ है हमारा चतुर्थ चरण युवावस्था 1937 टू टिल नाउ, अभी तक, ठीक। 37 से मनोविज्ञान अभी तक चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो हमारा मनोविज्ञान है अभी 19th सेंचुरी में जो मनोविज्ञान है वो क्या है, मन का विज्ञान है। 20th में है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान से जोड़ दिया गया। चेतना में कई जगह मनोवैज्ञानिकों ने योग को भी अटैच किया। फिर जो हमारे ये हैं व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जो मेन पर्सन है वो है जॉन वाटसन। संरचनावादी के विलियम वुंड। कार्यात्मक संप्रदाय जो है हमारा मनोविज्ञान विलियम जेम्स। तो ये क्या है, ये मेन कुछ स्टार्टिंग के नेम है, लेकिन इनका लर्न हो नहीं हो ये कोई, लेकिन जो वाटसन है उनका नाम सबको लर्न होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रायड का है। वैयक्तिक मनोविज्ञान एडलर का है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान युंग का है। ये क्या है, ये तीनों के नाम आते हैं। फिर कार्ल रोजर्स का है धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य। पॉजिटिव जो हमारी मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी है वो किसने दी, कार्ल रोजर्स ने दी है, ठीक। ये आपके पास जो आप देखेंगे जो हमने PDF भेजा उसमें सारी चीज़ें हैं, ये अपनी कॉपी का ही हमने बनाकर भेजा, ठीक है। फिर उस दिन हमने बात की थी, कुछ लोग थे क्रेस समर और सेल्डन, 2 लोग हैं। तो ये जो हमारी सेकेंड लाइन है वो कंप्लीट होती है सामान्य मनोविज्ञान जब देखेंगे सिलेबस से। और जो निद्रा की अवस्थाएं, निद्रा विकार है, उनको भी निचे लेंगे जहाँ मानसिक जो हमारी मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं वहाँ कनेक्ट करेंगे। फिर थर्ड फेज में देख रहे हैं जो हमारा है, थर्ड में है व्यक्तित्व का स्वरूप एवं प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व और आनुवंशिक एवं वातावरणीय व्यक्तित्व विकास की विभिन्न रूप एवं अवस्थाएं। तो जो व्यक्तित्व का स्वरूप है यहाँ पर कुछ लोग हैं जिसमें से सबसे पहले है इनका क्या बोलते हैं, हिप्पोक्रेटस। सबसे पहले हिप्पोक्रेटस है। फिर हिप्पोक्रेटस के जस्ट बाद हैं एक क्रेस समर और सेल्डन, ये भी आपका पूरा कॉपी से हमने बनाकर भेज दिया। तो हिप्पोक्रेटस ने जो शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का गठन किया है, तो उसमें है हमारा, उसमें 4 पार्ट्स में डिवीज़न है, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ। फिर आते हैं जो क्वेश्चन, हिप्पोक्रेटस नाम आता है फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने साइकोलॉजी को फिजिक देखकर साइकोलॉजी बताई है, ठीक है, कि क्या क्या गुण हैं किसी का फिजिक देखकर। जैसे अभी वात पित्त कफ देखते हैं वैसे हिप्पोक्रेटस ने साइकोलॉजी में डिफाइन किया। फिर क्रेस समर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद ही अभी तक कोई पेपर हुआ जहाँ इन लोगों से क्वेश्चन ना आए, इन लोगों के का जो कॉन्सेप्ट है। तो क्रेस समर ने क्या किया, व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, स्थूल काय, कृश काय, पुष्ट काय और विशाल काय, ठीक है। अब इसमें से कुछ तो जो आपके पास नोट्स होंगे और जो हमारी कॉपी का है वो अलग है इसमें, ठीक है, वो थोड़ा सेलेक्टेड पार्ट है वहाँ पे। तो स्थूल कृश काय, पुष्ट काय सभी स्थूल हो गए, कफ कृश हो गए, वात, पुष्ट हो गए, पित्त, और विशाल काय प्रकार है, ये क्या है, जब हमारे किसी के भी बॉडी में इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी आएगा बॉडी में, तो या तो व्यक्ति मोटा हो जाएगा, या तो बहुत दुबला हो जाएगा, या तो बहुत हाइट बढ़ जाएगी, हाइट के साथ साथ मोटापा भी बढ़ जाएगा। ये सब क्या है, जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, तो इसको बोलते हैं विशाल काय। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा ना, कम 10 साल के बच्चे लगते हैं जैसे वो 15-16 साल के हैं, मोटे भी हैं और हाइट भी अधिक है, दोनों ही चीज़ें। फिर इसके बाद इसी में देखते हैं जो हमारा शेल्डन है, शेल्डन ने क्या बोला है, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी, ठीक है। दीप्ति इसका नोट्स बना के भेजा था क्या, ये वाला? यश मैम का मिल गया था ना PDF में। ठीक, तो हाँ मैम, वो चारों का भेज दिया था, सेम डे भेज दिया था। 32 पेजेस का आप ही ने भेजा था दीप्ति? एक PDF वहाँ कोई दिख रहा था 32 पेजेस का।
इसी ग्रुप में एक PDF शायद आप ही के साथ पढ़ा हुआ है। हमने तो जो भेजा था वो 18 पेज का था, 18 पेजेस का। यस मैम, एक 23 पेजेस का था साइकोलॉजी वाला। हाँ, वो मैंने पहले का शेयर किया था। हाँ, किसी का एक आपका हो सकता है 23 हो, में वो 32 को लग रहा हो, 23 हो, मेरा 18 का था। ठीक है, तो एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी यहाँ पे क्या है, कफ प्रकृति। ठीक, फिर मेसोमॉर्फी क्या है, मेसोमॉर्फी क्या होंगे इसमें, एंडोमॉर्फी कफ है तो मेसो, फिर एक्टोमॉर्फी हाँ, तो कफ वात और सॉरी कफ पित्त और वात, यहाँ पर ये सीक्वेंस है। ठीक है, ऊपर जो है वो क्या है, कफ वात और फिर पित्त है। तो इस सीक्वेंस को वहाँ पर वो वात पित्त कफ का सीक्वेंस मेंटेन नहीं करेंगे जो आयुर्वेद में है, इनका सीक्वेंस अलग अलग है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद जो ये है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कार्ल युंग ने बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की बात की है। फिर उसी में एक इनका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, वो भी कभी कभी नीचे लिखा भी हुआ है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतर मनुष्यों में दोनों श्रेणियों के गुण पाए जाते हैं। मोस्टली यही होता है, अर्थात एक परिस्थिति में वे बहिर्मुखी व्यवहार करते हैं और अन्य में अंतर्मुखी। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, उभयमुखी। ठीक है, फिर देखते हैं इसी उभयमुखी का इंग्लिश एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। अब देखते हैं इसमें व्यक्तित्व के शील गुण उपागम जो आते हैं। अब एक बार इसको देखेंगे अपने सिलेबस को। ठीक, इसमें दिया हुआ है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, आनुवांशिक भी हो सकते हैं जो जेनेटिक है। ठीक है, दूसरा वातावरणीय, वातावरण का भी प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। कई बार तो देखा जाता है कि जेनेटिक्स से भी ज़्यादा किसमें होते हैं, वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। एक बच्चा किसके पास पल बढ़ रहा है या किस वातावरण, कई बच्चे गुरुकुल जाते हैं, बिल्कुल जीवन बदल जाता है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें व्यक्तित्व के पर प्रभाव डाल रहे हैं। फिर व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप एवं अवस्थाएं। तो जो हमारा इसमें देख लेते हैं कुछ चीज़ें। अब आते हैं जो अपनी कॉपी से ऊपर, इसमें एक है व्यक्तित्व के, हाँ, आलपोर्ट एक ऐसा नाम है जो व्यक्तित्व की डेफिनेशन में, पर्सनालिटी की डेफिनेशन में पहला नाम है। ठीक, कुछ भी मान लो आपको ना पता हो तो इतना तो पता चल जाएगा। आलपोर्ट क्या है, सीलवुड सिद्धांत, जो पेशेंस क्वालिटीज़ जो डिफाइन की गई हैं वो किसके द्वारा की गई हैं, आलपोर्ट के द्वारा की गई हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम है, सील गुण सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया है। फिर इसी में देखते हैं कि सील गुण में भी क्या है, सामान्य शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण। ठीक है, इसको थोड़ा सा रुक के पढ़ाएं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता नहीं है। तो जो चीज़ आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है तो उसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं जो व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्रायड का। अब कुछ नाम देखते हैं, एक सिगमंड फ्रायड, कार्ल यूंग और एडलर। तीन लोगों को देखते हैं कि क्योंकि इनके बिना आपके क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सिगमंड फ्रायड ने 40 इयर्स का टाइम पीरियड दिया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, 40 वर्षों का अनुभव। इन्होंने क्या किया है कि जो मानव प्रकृति की को या व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है व्यक्तित्व की संरचना, कि व्यक्तित्व की संरचना कैसी हो रही है। फिर व्यक्तित्व की गति की, अब उसका विकास कैसे हो रहा है। एक संरचना का मीन्स हो गया जो उसका फिगर बन रहा है। ठीक, गति की मीन्स होता है विकास की अवस्था कैसे चल रही है। फिर विकास, विकास का मतलब हो गया एक के बाद फेज कौन सा आएगा। ठीक है, तो जो पहला है व्यक्तित्व की संरचना है, जहाँ पर मेन जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं सिगमंड फ्रायड। तो व्यक्तित्व की संरचना के अंदर उन्होंने 2 पार्ट्स, 2 डिवीज़न दिए हैं। पहला है आकारात्मक मॉडल, दूसरा है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। तो जो हमारा आकारात्मक मॉडल है, इसके अंदर हमारी 3 अवस्थाएं आती हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि हम लोग के जो इंडियन साइकोलॉजी है वहाँ पर भी ये नाम यूज़ होते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन,
अवचेतन, अचेतन। तो अपनी इंडियन साइकोलॉजी एक इसमें और ऐड कर देती, पराचेतन, जिसे सुपर कॉन्शियस बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिगमंड फ्राइड ने सबसे अच्छा वर्क किसी ने किया है वो सिगमंड फ्राइड का ही है। लेकिन जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो कहाँ रुक जाती है, वो पराचेतन पर नहीं आती, बस मन के अंतिम स्तर अवचेतन पर जाकर रुक जाएगी। तो चेतन में कितना भाग होता है, सबसे कम भाग कहाँ है, सबसे कम पार्ट जो है कहाँ दिखाई देता है, जो हम लोग दिख रहे हैं ये सबसे छोटा सा हिस्सा है। व्यक्तित्व का सबसे छोटा सा हिस्सा कौन सा है, जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो सबसे डेप्थ में है। तो दिख कितना रहा है, 1/10, मतलब कि 1/10 भाग दिख रहा है। फिर अवचेतन क्या है, दोनों के बीच का भाग है। अवचेतन मीन्स क्या है, जैसे अभी हम कुछ आपसे पूछेंगे, हमने कहा कि परसों हमने क्लास ली थी या नहीं ली थी, आपने कहा नहीं ली थी, तो ये क्या हो गया, ये मेमोरी कहाँ पड़ी है आपकी, अवचेतन में। ठीक, अवचेतन में। अब दूसरा हमने कहा कि आप बचपन में अपने गांव जाते थे, आपने कहा जाते तो थे पर याद नहीं है, जाते थे ये पता है पर वहाँ क्या था वो सब भूल गए, किसका पार्ट हुआ, ये किसका पार्ट हुआ, अवचेतन। कृष्ण जी आपकी आवाज़ माइक की वजह से अनम्यूट था, वो म्यूट नहीं था तब नहीं है कि आ नहीं थे, एक बार बोलिए इसको माइक अनम्यूट करके। नहीं सुनाई दीदी, कोई आवाज़ नहीं, बस लिपसिंग हो रही है, नहीं यार, चलिए कोई बात नहीं। तो जो हमारा क्या कह रही थी मैम, क्या क्वेश्चन किया आपने? हमने कहा कि चेतन, अवचेतन, अचेतन का मीन्स क्या हुआ कि चेतन जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, हमने कोई बात पूछी जो आपको याद आ गई, हमने पूछा परसों हमने क्लास ली थी कि नहीं ली थी, ठीक है, आपने कहा नहीं ली थी, तो आपने जो परसों बोला नहीं ली थी, आपको अगर याद है सही तो वो क्या हो गया, अवचेतन का पार्ट। अब हमने कहा कि आप बचपन में अपने गांव जाते थे, क्या याद है, तो आपने को ये याद है गांव जाते थे पर उसके आगे याद नहीं है, तो ये क्या हो गया, अचेतन। मतलब कुछ चीज़ें हमको ध्यान है पर उसका कुछ सीन याद नहीं है हमको, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या, तो अवचेतन किसका पार्ट हुआ, अवचेतन मिड में गया हमारा, और अचेतन। और दूसरा, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। ठीक, कुछ भी, मतलब एक होता है ना कि ऐसी घटना घटी जो हमने कभी सोची ही नहीं है, वो घट गई, तो ये किसके पार्ट कहाँ आ जाएगी, अचेतन में जाएगी। कई बार ऐसे लोगों से मिलना हो गया जो हमने कभी नहीं सोचा था, अच्छे लोगों से मिलना हो गया, किसके कारण हुआ, अचेतन के कारण। कई बार ऐसे लोगों से मिलना हुआ जिनको देखकर, कुछ लोगों को आप देखते हुए जीवन में कभी उनको देखकर ही लगता है कि इनके पास नहीं जाना चाहिए, ठीक, और कुछ लोगों से ऐसा लगता है कि चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, ये अचेतन में हमारे एक, जिसे बोलते हैं ना कार्मिक अकाउंट, लेन देन, ये अचेतन में पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अवचेतन किसका हिस्सा है, बीच वाला पार्ट है, जो किससे कनेक्ट हो रहा है, अचेतन से भी कनेक्ट हो रहा है और हमारे चेतन से भी कनेक्ट हो रहा है। जो इंडियन फिलॉसफी है वो सुपर चेतन में ले जाती है, वो इन सब से बाहर आ जाती है। अब देखते हैं जो हमारा गत्यात्मक, तो हमारा आकारात्मक मॉडल के अंदर क्या है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। अर्धचेतन को अवचेतन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद, जैसे अभी ये शिवांश दिख रहे हैं चेतन में बिल्कुल, ठीक है, पूरा चेतन अवस्था में बैठे हैं, फिर इनको लग रहा होगा बस कुछ काम किया जाए ताकि हम भी अपना कुछ कर ले उसी बीच में। मैम, ये मेरी भाभी का लड़का है। अच्छा, वो है, तभी उनको लग रहा थोड़ा सा चेहरे से, लेकिन उसकी एज ऐसी लग रही है ना। अच्छा, फिर देखते हैं इसमें गत्यात्मक एवं संरचनात्मक मॉडल देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर इड, ईगो और सुपर ईगो है। अब ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारा व्यक्तित्व की संरचना में दो मॉडल थे, आकारात्मक और गत्यात्मक। आकारात्मक में हमारा चेतन, अर्धचेतन, अचेतन है।
फिर गत्यात्मक में जो संरचनात्मक मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल है, वहाँ क्या है, वहाँ इड, ईगो और सुपर ईगो है। ठीक, अब इसको इड, ईगो, सुपर ईगो को एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इड किसके सिद्धांत पे काम करता है? आनंद के सिद्धांत। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जो 5-6 महीने 1 साल के हो रहे, ये किस पर काम करते हैं? आनंद के लिए। क्योंकि इनको चाहे इन्होंने सुसु की हो, पॉटी की हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, गंदगी हो, ये उस पर खेल रहे होंगे पूरा आराम से, क्योंकि उनके माइंड में कुछ है ही नहीं। तो ये किस पे काम करता है? आनंद के सिद्धांत पे काम करता है। फिर क्या है, इसमें यह व्यक्तित्व का जैविक तत्व है जिनमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात है, जो असंगठित, कामुक, आक्रामकतापूर्ण, नियम आदि को मानने वाले नहीं होते हैं। छोटे बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है कि उनको समझाओ ये गंदा है, साफ है, उन्हें कोई इसका फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद तो ये आनंद के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। फिर जो अहम है, हमारा ईगो है, मन के गत्यात्मक पहलू का दूसरा प्रमुख भाग है। मन का वह हिस्सा जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। तो ये ईगो कहाँ आता है? जब बच्चे टीनेज में पहुँचते हैं, ठीक है, वहाँ पर ईगो काम करता है। तो बच्चों की पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा समस्याएं कहाँ हैं? टीनेज के बच्चों में। क्यों है? क्योंकि ईगो वहाँ पर क्या उन्हें पता था, उन्हें लगता है कि जो उन्हें आता है वो किसी को नहीं आता, उनके निर्णय ही सही है। तो वो कहाँ पर है? सेकेंड स्टेज हो गया। फिर थर्ड है पराहम। पराहम को अहम से भी ऊंचा कहा गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वह अपना तादाद में माता पिता के साथ स्थापित करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह सीख लेता है कि क्या अनुचित है और क्या उचित है। मतलब बच्चा एक स्टेज पे, जो हमारा पराहम सुपर ईगो है, एक टाइम पे बच्चा जब टीन एज को क्रॉस करने वाला है, तो वो ये समझने लगता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं, इससे मेरे माता पिता की रिस्पेक्ट डाउन होगी क्या, प्रेस्टीज डाउन होगी क्या, मेरा करियर पर कुछ इफ़ेक्ट आएगा क्या, ऐसे विचार उसको आने लगते हैं। तो कई बार इन सबको ध्यान में रखते हुए माता पिता, टीचर्स, अपनी प्रेस्टीज डाउन ना हो, इसलिए बहुत सारे कामों से वो बच भी जाते हैं। लेकिन ये कब हो रहा है? जब टीनेज क्रॉस होने जा रही है, वहाँ पर। फिर देखते हैं व्यक्तित्व का गतिकी सिद्धांत, जो है इन्होंने सेकेंड डिवीज़न है सिगमंड फ्रायड का। इसमें उन्होंने कहा मूल प्रवृत्ति। जीवन में दो प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति के अंदर दो चीज़ें, एक जीवन मूल और एक मृत्यु मूल। व्यक्ति का एक जीवन होता है, दूसरा उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन मूल में क्या होगा? जीवन मूल में व्यक्ति क्या करता है कि वो कुछ नया बनने सीखने की योजना बनाता है जीवन मूल में। मृत्यु में क्या करता है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति अपने विशेष अहमियत के कारण फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को से मौन मूल प्रवृत्ति को अलग करके वर्णन किया है। मौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा, अब इसको ध्यान से समझिए, ये हमने उस दिन में बोला था, एक जीवन है और एक मृत्यु है। तो जीवन में के बाद जो इन्होंने मौन मूल प्रवृत्ति बोला है, उसके अंदर एक नाम दिया है, इसको उन्होंने, इसका बल किसमें बताया, इसका फोर्स कहाँ है? लिबिडो में, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्सुअल एनर्जी के रूप में बोलते हैं। तो सिगमंड फ्रायड का मतलब है कि इस एनर्जी को दबाना नहीं है, नहीं तो मनोरोग उत्पन्न हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 100% है। लेकिन अपनी इंडियन फिलॉसफी में दबाने की बात नहीं की जा रही है, ऊर्जा को दूसरी जगह लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी में क्या किया जा रहा है? ऊर्जा को दूसरी जगह लगाने की बात की जा रही है। तो अपने यहाँ गुरुकुल क्यों खोले जा रहे थे? कि बच्चों को इतना काम कराना, उनसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, वन, दंड बैठक, तलवार चलाना, लाठी चलाना, मतलब पूरी ऊर्जा जो उनके अंदर ये बनेगी, उसको कहीं लगा देना है जाकर। अब फिर वो लग गई, अब उसके बाद उन्हें अध्ययन के लिए तैयार किया गया, तो वो प्रॉपर पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अब उनके माइंड में जो एक्सेस एनर्जी थी उसको बाहर कर दिया गया है। तो ये हम लोगों के यहाँ ऊर्जा को परिवर्तन करने को दूसरे डायरेक्शन में यूज़ करने की बात की जा रही है। और सिगमंड फ्रायड का कहना है कि यदि किसी भी बच्चों के अंदर ऐसी एनर्जी आ रही है, ये लिबिडो डेवलप हो रहा है, तो वो यदि उसे यूज़ नहीं करेगा इस एनर्जी को, तो फिर वो मनोरोगी बन जाएगा। तो वो अपनी जगह पूरा ठीक है। तो बाहर के कल्चर में क्या हो रहा है? इसको नॉर्मली रखा जा रहा है, ठीक है। बाहर शायद आप सबको पता होगा, 8 साल 9 साल, कुछ सिंगापुर और ऐसी जगह हैं जहाँ 12 ईयर्स की बच्चियों को लीगल राइट है मदर बनने का, ठीक है।
तो ये क्या है, वहाँ पर इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो वो ये वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे मनोरोगी ना बने, बाकी ये सब कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। तो ये किसमें मूल प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति है जीवन और मृत्यु, उसमें। फिर दूसरा इसी में है चिंता। पहला मूल प्रवृत्ति व्यक्तित्व की गतिकी में, जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों आ रहे हैं। फिर चिंता में क्या है, चिंता में हमारी 3 तरह की चिंता है, जो हमने नोट्स भेजा था उस पर दिया हुआ है। एक वास्तविक चिंता है, दूसरा तंत्रिका तापी चिंता है, तीसरा नैतिक चिंता है। 3 तरह की चिंता है सिगमंड फ्रायड का। पहली रियल जो हमारी जो चिंता होती है, ठीक है, एंग्जाइटी है। फिर दूसरी तंत्रिका तापी चिंता। फिर तीसरी जो हमारी तीसरे नंबर की है वो है नैतिक। तो जो चिंता है वो क्या है, चिंता एक ऐसी भावनात्मक एवं दुखद अवस्था होती है जो किसी खतरे से हमें अलर्ट करता है, ताकि वातावरण के अनुकूल हम व्यवहार कर सके या अपने को तैयार कर सके। तो सिगमंड फ्रायड ने जो 3 तरह की जो चिंता है उनको देखते हैं, चिंता बताई है, जिनके नाम वास्तविक चिंता, तंत्रिका तापी और नैतिक चिंता। अब इसके नीचे देखते अहम रक्षात्मक प्रक्रम, जो सेल्फ डिफेंस है। उसमें क्या है, अहम रक्षात्मक प्रक्रम के विचार का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया, परंतु इसकी सूची उनकी पुत्री जो अन्ना फ्रायड हैं, नव फ्राइडियन। अब ये नव फ्राइडियन नाम को ध्यान रखें कि नव फ्राइडियन कौन है, इन्हीं की बिटिया है, ठीक। अन्ना फ्रायड याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बस ये ध्यान रखें नव फ्राइडियन हो या फ्राइडियन अलग लगा हो तो वो इन्हीं की बेटी है। और जो इनके शिष्य हैं जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया है इनके काम को, वो क्या है, कार्ल जुंग दोनों एक ही है। फिर आते हैं इसी में देखते हैं हम लोग कि तैयार की यह प्रक्रम अहम की चिंताओं से बचा पाता है। रक्षात्मक प्रक्रमों का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं, परंतु इसका प्रयोग अधिक करने पर व्यक्ति के व्यवहार में बाह्य या स्नायु विकृति का गुण विकसित होता है। अब इसको हम जरा अपनी कॉपी से बोलें। इसमें जो चिंता है 3 प्रकार की। पहली वास्तविक चिंता, वो कैसी है, जो भूकंप, तूफान, जानवरों के भय से, ठीक है, पहली। फिर तंत्रिका तापी जो चिंता है, जो नीरो वाली एंग्जाइटी है, नीरो एंग्जाइटी, ये क्या है, अहम की उपा अहम की इच्छाओं पर निर्भर होना, जैसे यौन एवं आक्रामक इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाना। अहम क्या था हमारा, जो ईगो है, कहाँ था ईगो हमारा, आकारात्मक मॉडल में, गत्यात्मक में, ईगो कहाँ था हमारा, गत्यात्मक, ठीक है। फिर जो वो हमारा ईगो है, ईगो का उपाहम पर, तो उपाहम हमारा कौन सा है इसमें, इड क्या है हमारा, इड की ही बात की जा रही, उपाहम इड की ही बात की जा रही है। तो ये क्या है, जो तंत्रिका तापी चिंता है वो क्या है कि जो हमारा ईगो है वो इड की इच्छाओं पर निर्भर होता है। ईगो किस पर निर्भर है, इड पर निर्भर है, क्योंकि ईगो का बीच में आ रहा है तो किस पर निर्भर करेगा, अपने से नीचे वाले पर। कोई भी व्यक्ति निर्भर हमेशा नीचे वाले पे करता है, ठीक है। किसी पर हम अगर अपने हाथ रखेंगे तो किस पे रखेंगे, जो अब नीचे है तो उसके ऊपर रखा। अब कोई दूसरा रखेगा तो मेरे ऊपर रखेगा, तो उसके नीचे हम आ गए। तो ईगो क्या है हमारा, इड की इच्छाओं पर निर्भर होता है, और ये क्या करता है, यौन एवं आक्रामक इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम भी हो पाता है, कोशिश करता है। फिर है नैतिक चिंता, जो हमारी मॉरल एंजाइटी है, वो क्या है, अहम की परा अहम पर निर्भरता के कारण व्यक्ति में नैतिक चिंता उत्पन्न होती है। नैतिक चिंता कब उत्पन्न होती है, जो हमारा सुपर ईगो है, नैतिक चिंता वहाँ उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को लगता है ये काम सही है, ये काम गलत है। तो ध्यान रखना, मॉरल जो एंजाइटी है वो कहाँ किससे कनेक्ट हो रही है, हमारे सुपर ईगो से। मॉरल एंजाइटी किससे कनेक्ट होगी, सुपर ईगो से। फिर आते हैं, देखते हैं इसमें अब जो ये है, इसमें 3rd नंबर है व्यक्तित्व की गतिकी में अहम रक्षात्मक प्रक्रम है। इसमें 6 पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, जिन लोगों ने पेपर मन से सॉल्व किया उनको ये क्वेश्चन मिला भी होगा। अहम रक्षात्मक प्रक्रम में 6 पॉइंट है, दमन,
जिसे बोलते हैं सप्रेस करना, विस्थापन दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, प्रक्षेपण किसी पर ट्रांसफ़र करना, प्रतिगमन साइड शिफ्टिंग, फिर प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन, फिर यौक्तिकरण। ये हमारा लिबिडो से कनेक्ट हो गया। तो ये सब क्या है, अहम रक्षात्मक प्रकरण है। जो क्या होता है, हमारी जो गलत इच्छाएं हैं उनको हम किसी भी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे अंदर हमें ये लगने लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो ये सब क्या है, ये सब मनोरोगों का कारण बनेंगे। कोई भी चीज़ हम मन के स्तर पर उठी हुई इच्छा को यदि हम दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं करेंगे तो वो क्या बनेगी, वो सब मनोरोग बनेंगे जाकर। तो ये इतने सारे अहम रक्षात्मक प्रकरण हैं। इतनी तरह से जो 6 तरीके हैं, इतनी तरीके से हम अपने मन में उठने वाली इच्छाओं को शिफ्ट करते हैं अलग अलग डायमेंशन, और शिफ्ट करके हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर ये इच्छा नहीं उठी है। ठीक, वो जो मनोरोग का कारण बन जाती है और मनोरोग बढ़ जाते हैं, तब जब काउंसलर के पास जाते हैं, अगर जाना हुआ तो, नहीं तो फिर कोई और सक्षम व्यक्ति हुआ, और अदरवाइज फिर मनोरोगी होकर ही इस दुनिया से जाना हो जाता है। फिर देखते हैं थर्ड है हम लोगों का, इसी में व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं देखते हैं। तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 5 हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जो अवस्था है उसका नाम है मुखावस्था। ठीक, मुखावस्था कहाँ से, जन्म से लेकर 1 वर्ष 1 ईयर इड के सिद्धांत पर काम करती है। फिर सेकेंड फेज है गुदावस्था। ठीक, सेकेंड टू थर्ड जो हमारी स्टेज है। गुदावस्था में समझ गए, बच्चे अपने जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उनको टच करते, क्योंकि उन्हें ये समझ तो आता नहीं, उन्हें लगता है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक, इसलिए। फिर थर्ड है हमारा जो लिंग प्रधान अवस्था 4 to 5 ईयर्स। ठीक, अब बच्चों को अपने मन से लगता है कि पैंटी पहननी है कि नहीं पहननी है। ठीक, ये वो स्टेज है। फोर्थ अव्यक्त अवस्था 6 to 12। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाते या समझ कर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये वाली स्टेज है। फिर फिफ्थ है जनेंद्रिय अवस्था 13 to whole life। ये क्या है, ये हमारा टीन एज यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जहाँ से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अब इसको हम कैसे टैकल करते हैं, ये माता पिता, टीचर्स और वातावरण पर डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या प्रोवाइड कराया गया है, तो बच्चा उन्हें कैसे टैकल करेगा। तो ये हमारी क्या है, मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं। चलिए, तो ये हो गए हमारे सिगमंड फ्रायड। अब आते हैं इसी में एक देखते हैं, व्यक्तित्व के विकास में एक लोगों ने और काम किया है, व्यक्तित्व की गतिकी में भी और विकास में भी, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। 2 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, दोनों के नाम, दोनों के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब्राहम मैस्लो, और कई जगह आ नहीं लगा होता है, ब्राहम लिखा होता है और कई जगह आ लगा है, जैसे जुंग और युंग में। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स, ये क्या है, ये 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सारे सिद्धांत मनोविज्ञान के वेस्टर्न साइकोलॉजी से कनेक्ट करके इंडियन साइकोलॉजी के साथ बाइंड अप किया। ठीक है, तो जो अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने क्या किया, इनके जो मॉडल हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो है। और जो कार्ल रोजर्स है, इन्होंने दिया है व्यक्तित्व का साम्प्रतिक सिद्धांत। इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया है, इन्होंने साम्प्रतिक सिद्धांत दिया है। किसने, कार्ल रोजर्स ने। दोनों को एक ही लाइन में लिखेंगे, जैसे कार्ल जूंग और ये सिगमंड फ्रायड, फिर कार्ल जूंग आते, वैसे ही अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स हैं। ठीक है, अब इनके जो नाम हैं बस मेन उतना लिखेंगे कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको, रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत को आत्म सिद्धांत या व्यक्तित्व केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। कार्ल रोजर्स का जो साम्प्रतिक सिद्धांत है उसे आत्म सिद्धांत या व्यक्तित्व केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। और जो अब्राहम मैस्लो हैं, इनको मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना गया है, इसीलिए हमने बोला था यहाँ इंडियन फिलॉसफी कनेक्ट हो जाती दोनों में आकर। अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का
आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। अब जो अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व विकास में जो सिद्धांत दिए हैं उनके नाम क्या हैं? व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरण का पदानुक्रमिक मॉडल। क्वेश्चन आ चुका है, जिसने भी ध्यान से सॉल्व किया है पेपर, वहाँ ये क्वेश्चन पढ़ा है। व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरण मोटिवेशन के लिए है का पदानुक्रमिक मॉडल। फिर है इसी में, इसके बाद ये जो मॉडल दिया है इसके अंदर 2-3 लाइन को हम पढ़कर सुनाते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। मैस्लो ने व्यक्तित्व सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका अभिप्रेरण सिद्धांत है। इनका विश्वास था कि अधिकांश मानव व्यवहार की व्याख्या को ना तो व्यक्तिगत लक्ष्य पर पहुंचने की प्रवृत्ति से निर्देशित होता है, किया जा सकता है। मैस्लो का मत था कि मानव अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, मानव अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं और उन्हें प्राथमिकता या शक्ति के आरोही पदानुक्रम में सुव्यवस्थित किया जाता है। ऐसे अभिप्रेरकों को प्राथमिकता या शक्ति के आरोही क्रम में इस प्रकार बतलाया गया। अब ध्यान से सुनेंगे, लाइन क्लियर हो जाएगी। इनमें से 2 आवश्यकताओं अर्थात शारीरिक या दैहिक आवश्यकता तथा सुरक्षा की आवश्यकता को निचले स्तर की आवश्यकता तथा अंतिम 3 आवश्यकताओं अर्थात संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता को उच्च स्तरीय कहा जाता है। देखो, आत्म सम्मान, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये मैस्लो बोल रहे हैं कि ये उच्च स्तरीय आवश्यकता है। और सही में देखा जाए कि आपको एक बार भोजन कम मिले चल जाएगा, आराम कम मिले चल जाएगा, लेकिन प्रेम पर्याप्त मिल जाए तो आप जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, सम्मान यदि आपको सही किसी से मिलता है तो आप हर तकलीफ को सह सकते हैं। ठीक। आत्मसिद्धि का मतलब हो गया व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित जीवन जी रहा है तो असुविधाओं का सामना कर सकता है। ठीक। तो उन्होंने इन तीनों को क्या रखा है? इनको प्रायोरिटी दी है और शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षा की आवश्यकताएं इनको सेकेंडरी रखा है। जबकि फिजिकली देखें तो हमें सबसे पहले क्या है? भूख, प्यास, नींद। फिर क्या है? सुरक्षा। ये हमारी पहली आवश्यकताएं हैं। लेकिन मैस्लो बोल रहे हैं ये पहली है, लेकिन प्रायोरिटी किसको है? यदि जीवन को सर्वाइव करना है तो स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इनको प्रायोरिटी दी गई है। फिर है इस पदानुक्रम मॉडल। जब भी पदानुक्रमिक मॉडल नाम दिया जाए, इसका मतलब है कि जीवन को कैसे सिस्टमेटिक जीने के क्रम में रखना है। तो इस पदानुक्रमिक मॉडल में जो आवश्यकता जितने ही नीचे है उसकी प्राथमिकता या शक्ति उतनी ही अधिक मानी गई है। फिर है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ये अभी बाद में आते हैं, ये तो हम आपको समझा भी चुके हैं। ये हो गया। अब इसमें आते हैं कार्ल रोजर्स को भी देख लें। कार्ल रोजर्स क्या कह रहे हैं? रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत, सिद्धांत को आत्म सिद्धांत या व्यक्तित्व केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया या जा सकता है। पहला है व्यक्तित्व के स्थायी पहलू, व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास। अब ध्यान में रखना है, व्यक्तित्व की गतिकी और विकास अभी हमने किससे संबंधित पढ़ा था? सिगमंड फ्राइड। ठीक। मनोविज्ञान में इन बातों का ध्यान रखना है कि किन लोगों ने इन्हीं बातों पर काम किया है, विषयों पर काम किया है, जिस पर सुधार कर दूसरे लोगों ने काम को आगे बढ़ाया। तो व्यक्तित्व के स्थायी पहलू में क्या है? रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित क्लाइंट केंद्रित मनोचिकित्सा से प्राप्त अनुभूतियों पर आधारित है। उनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों एवं वर्धनों का अध्ययन करना है। इन्होंने व्यक्तित्व के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल डाला है। पहला प्राणी, दूसरा आत्मा। ठीक। दोनों ही हमने बोला था कि मैस्लो और ये क्या है, दोनों ही आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक बात है। बस इनको जनक माना जाता है, वो उनके शिष्य माने जाते हैं।
तो प्राणी में क्या इन्होंने दिया है कार्ल रोजर्स ने? रोजर्स के अनुसार प्राणी एक ऐसा दैहिक जीव है जो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरह से कार्य करता है। हम लोग कैसे काम करते हैं? शारीरिक भी काम करते हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए भी काम करते हैं। फिर प्राणी सभी तरह की अनुभूतियों का केंद्र होता है। इन अनुभूतियों में अपने दैहिक गतिविधियों से संबंधित अनुभूतियाँ तथा साथ ही साथ बाह्य वातावरण की घटनाओं के प्रत्यक्षण की अनुभूतियाँ दोनों ही सम्मिलित होती हैं। मनोविज्ञान किस पर काम कर रहा है? स्टिमुलस और परसेप्शन पर। किस पर मनोविज्ञान काम करता है? स्टिमुलस और परसेप्शन। स्टिमुलस क्या है? जो वातावरण से मिला है। परसेप्शन क्या है? जो हमने सीखा है। तो जो स्टिमुलस मिला है और जो हमारा अनुभव है, परसेप्शन जैसा स्टिमुलस है, परसेप्शन व्यक्तिगत होगा। स्टिमुलस एक ही है, हमने सबसे बोला कि सबको पढ़ना है 5 मिनट में एक पेज या एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हमें देना है। स्टिमुलस सेम था, लेकिन सबका परसेप्शन अपने अनुभव के आधार पर है। तो वो एक पेज को कोई राइटिंग करके करेगा, कोई डायग्राम बना के करेगा, कोई कॉलम बना के करेगा कंप्लीट, वो कैसे भी करेगा। तो स्टिमुलस और परसेप्शन के कॉन्सेप्ट पर पूरा मनोविज्ञान काम करता है। फिर इसी में है कि सभी तरह की चेतन और अचेतन अनुभूतियों के योग से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे प्रासंगिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राणी का मीन्स है कि हमारे अंदर चेतन अचेतन सभी तरह की अनुभूतियाँ हैं और हम बाह्य वातावरण से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आंतरिक अनुभव से सीखते हैं। फिर सब मिला जुला कर सबका एक व्यवहारिक स्वरूप हमारे जीवन में दिखाई देता है। ये प्राणी के अंतर्गत आ रहा है, जो हेडिंग है इनकी। फिर दूसरा है आत्मा। रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत का ये सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। धीरे धीरे अनुभव के आधार पर प्रासंगिक क्षेत्र का एक भाग अधिक विशिष्ट हो जाता है। इसे ही रोजर्स ने आत्मन कहा है। मतलब जब हम सही ढंग से जीवन जीते हैं तो शरीर से काम करते करते हमारी चेतना हमारी आत्मा की तरफ इंडिकेशन देने लगती है कि हमें कोई भी काम करने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ लोग काम करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, जीवन में कुछ सोचते ही नहीं। कुछ काम करते हैं तो कभी कभी अनुभव भी करते हैं कि काम करके हमें क्या मिला। इस समय हम लगातार बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं और इतने इंटेलिजेंट लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं कि जिनके माता पिता टीचर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं। और मतलब एक होता है कि वैसे अलग डिपार्टमेंट में हो, बाहर रहते हो तो पता चले, उसके बावजूद बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, माता पिता को यही नहीं पता है कि हमारे बच्चे के अंदर चल क्या रहा है। पूरे टाइम उनके साथ ही उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और सब वो माता पिता सोचे मेरा बच्चा ये वाला बहुत सीधा है, ये अपना सब अच्छा कर रहा है। बच्चा माता पिता के सामने बता रहा हम सब अच्छा कर रहे हैं, ना कोई जान पा रहा है ना कोई जानने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय जो जितने हम सब लोग पढ़ रहे हैं, पहली नज़र तो अपने घर पे किसी पे ना रख पाए तो बच्चों पे तो जरूर रखें, क्योंकि अब वो टाइम है कि आप बच्चों के फेस से जज नहीं कर पाएंगे कि बच्चा किन किन चीज़ों से गुजर रहा है। ठीक, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग उन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं और किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लिए और बच्चों के लिए। फिर सेकंड है आत्मन में क्या है कि रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत का ये सबसे महत्वपूर्ण बेस आधार है। आत्मन व्यक्तित्व की अलग विमा नहीं होता। विमा का मतलब एक अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि आत्मन का अर्थ ही संपूर्ण प्राणी होता है। आत्मन और प्राणी का मीन्स हुआ कि जो व्यक्ति, जो प्राणी का मतलब जीवित पर्सन की बात हो रही है, और आत्मन का मीन्स हुआ कि जो व्यक्ति अपने जो सोल ओरिएंटेड या सोल सेटिस्फेक्शन के बिहाफ पर काम नहीं करता है, वो व्यक्ति पूरे जीवन कभी संतुष्ट नहीं होता। तो हमें कुछ भी करें, वो छोटा हो बड़ा हो, दुखी हो सुखी हो, कि मनुष्य हैं, सारी चीज़ें हमें फील होती हैं। क्योंकि अगर हमें दुख सुख का फील ना हो, हमारे आंसू ना आए, तो समझ लेना फिर हम मनुष्य नहीं हैं।
ठीक है। तो वो आना जरूरी, लेकिन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एक अंतर भी आए समझ में कि इन दोनों के बीच में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या सीखा है, क्या नया अनुभव किया है, किनको रखना है और किनको हटाना है। ये सब किस में आता है, प्राणी और आत्मन में। तो लास्ट में क्या है कि आत्मन का अर्थ है संपूर्ण प्राणी से, ठीक। संपूर्ण प्राणी का मतलब जो सोल सेटिस्फेक्शन के बिहाफ पर जीवन को जी रहा है उसे, ऐसे तो प्राणी ही हम लोग हैं, और आत्मा जब जोड़ दी जाए तो इसका मतलब हम अपने अस्तित्व से भी जुड़े हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, जो मनोवैज्ञानिक है आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये आत्मा की और जो आत्मसम्मान की, आत्मसंतुष्टि की चर्चा कर रहे हैं। अब देखते हैं इसी में एक बार एडलर, इनको युंग का हम लोग ने देख लिया है। युंग का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है युंग का? सब युंग के 3 है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और वो मिक्स, मतलब जो आपने बताया वो बाइक की। अब आते हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट को और देखते हैं, एडलर का और देख लेते हैं, फिर आते हैं दूसरे। एक बार देखते हैं एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत, ठीक है। एडलर को किसका जन्मदाता माना जाता है? मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान का। एडलर को वैयक्तिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक। और नवमनि विश्लेषणात्मक उपागम पर आधारित है। नवमनि विश्लेषणात्मक उपागम पर आधारित है। एडलर ने फ्रायड की तरह जैविक कारकों पर बल न देकर वैयक्तिक सामाजिक वातावरण पर बल दिया है। इन्होंने सामाजिक वातावरण पर बल दिया है। इसमें क्या क्या इन्होंने हेडिंग्स दी हैं? व्यक्तित्व की एकता, व्यक्तित्व की एकता मतलब इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, प्रत्यक्षण की आत्मनिष्ठा, सफलता का पूर्ण प्रयास, फिर सामाजिक अभिरुचि, जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड और जो पेपर्स हैं या जो टेस्ट अप्लाई किए गए हैं वो इसी के आधार पर किए गए। सामाजिक अभिरुचि, मानसिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सामाजिक अभिरुचि को क्या बोला जाता है? मानसिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर। 5th नंबर है जीवन शैली, 6th नंबर है सृजनात्मक शक्ति। ये इन्होंने वैयक्तिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के विकास में इन 6 पहलुओं पर बल दिया है। पहला व्यक्तित्व की एकता, सेकंड प्रत्यक्षण की आत्मनिष्ठा, थर्ड सफलता का पूर्ण प्रयास, फोर्थ सामाजिक अभिरुचि, 5th जीवन शैली, 6th सृजनात्मक शक्ति। अब युंग का एक जो सिद्धांत है उस पर कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। युंग ने व्यक्तित्व विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये भी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। युंग की व्यक्तित्व विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उनको देख लेते हैं। बाल्यावस्था बाल सूर्य के नाम से, बाल्यावस्था को उगता हुआ सूर्य माना है। फिर सेकंड आरंभिक यौवन अवस्था, आरंभिक यौवन अवस्था में टीनेज। तरुणावस्था दोपहर बहिर्मुखी माना, दोपहर का सूरज है ये उगता हुआ। बाल्यावस्था उगता हुआ सूरज, आरंभिक यौवन अवस्था तरुणाई जिसे बोलते हैं, दोपहर बहिर्मुखी। फिर मध्यावस्था ये है 30 to 14 ईयर्स का, ये अपराह्न उभयमुखी। फिर वृद्धावस्था है सूर्यास्त का समय अंतर्मुखी। बहिर्मुखी, उभयमुखी और अंतर्मुखी। जो 30 to 40 का टाइम है वो उभयमुखी में आता है, जिसमें व्यक्ति कुछ नया, मतलब जितना यंग एज का जो टाइम होता है उसको भी उसने सही से गुजारा है। और इसके बाद 40 क्रॉस हो रहा है तो जीवन के बदलते हुए फेज़ में, अब जैसे होता है ना कि लोग अब तैयारी शुरू करते हैं कि अब हमें दूसरे फेज़ में जाना है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है।
तो 30 to 40 का जो टाइम उभयमुखी है। तो बाल्यावस्था बाल सूर्य, आरंभिक अवस्था बहिर्मुखी तरुणावस्था दोपहर का सूरज, मध्यान्वस्था 30 to 40 का टाइम है अपराह्न उभयमुखी, फिर वृद्धावस्था सूर्यास्त का टाइम है अंतर्मुखी व्यक्तित्व अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, अब आते हैं इसमें देखते हैं कार्ल रोजर्स ने क्या दिया है, धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत कार्ल रोजर्स का, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, अब आते हैं इसी में देखते हैं जो हमारी 4 जो वेव्स हैं उनको एक बार चेक करते हैं। ये वाला हमें समझाना पड़ेगा कि सबको याद है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये हमने 6 में पढ़ा रखा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में याद है ना। ये क्या है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है पहला। फिर इसमें हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसमें कुछ नेम है, कौन कौन से, ह्यूमन इंटेलिजेंस, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, ये किसके अंदर है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस लिखा, फिर साइड में परसेप्शन अटेंशन आ गए और ह्यूमन इंटेलिजेंस के नीचे मेमोरी आ गया, फिर लैंग्वेज और थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब जो 6 हमारे नंबर्स हैं ये किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। फिर जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये इसका सिद्धांत दिया किसने, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बोलेंगे राइट, दीप्ति बोलेगी, जीन पियाजे। जीन पियाजे। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो जीन पियाजे ने दिया। फिर इसमें हम लोग ने एज को देखते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेजेस हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज 8 to 18 मंथ्स, मतलब 8 महीने से 18 महीने तक। छुपी छुपान का खेल मीन्स ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करके बच्चा आपको साइड से भी देख सकता है। ठीक है, फिर जैसे बच्चा हाथ पैर से कुछ करता है, सीख कर अनुभव लेता है। एक बार आपने उसके झूले में किसी खिलौने को टांगा, अगर उसमें एक बार आवाज़ आ गई तो अपने हाथ पैर से चला कर उसको आवाज़ देने की कोशिश करेगा। फिर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या है, 2 to 7 ईयर्स, मतलब 2 साल से 7 साल के बच्चों में चिंतन का विकास होगा, अहम केंद्रित चिंतन होगा। इसमें माता पिता को देखकर उनके नाम लेकर बुलाता है। कोई भी छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो जिसका नाम जितना सुनते हैं वैसे बुलाते हैं वो आराम से। फिर इसमें लेकिन बच्चा कुछ चीज़ों में कंफ्यूज होता है, जब दूसरी महिला या पुरुष को अपने माता पिता जैसा देखता है या कपड़े पहने देख रहा है, वहाँ कंफ्यूज भी होता है। फिर एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 ईयर्स, मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना, सूरज दादा, चंदा मामा, मतलब किसी चीज़ को अगर हमने उसको ट्रिगर देकर कोई टैग लगा के नाम बताया है तो वो याद रखेगा। फोर्थ में क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आफ्टर 12 ईयर्स। अब क्या है, वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन क्षमता उसकी विकसित हो जाएगी, मतलब 2 + 2 5 डिवीज़न कर दिया 25। ठीक है, मतलब जो भी हम उसको बोल कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम लोगों ने बोला 100 - 50 50 50 50 प्लस कर दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सभी चीज़ों को हम बोल रहे हैं और वो उसको रिप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फोर्थ स्टेज है आफ्टर 12, जब बच्चा अब किसी भी चीज़ को उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम बोल कर भी उससे आंसर ले सकते हैं। तो ये सब किसका है, ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते थे। स्टेजेस हमने 4 पढ़ी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो 6 हमारे नेम हैं उनको देखा कि ब्रेन से सभी कनेक्ट है, परसेप्शन भी ब्रेन से कनेक्ट, अटेंशन भी, मेमोरी भी, लैंग्वेज भी, थिंकिंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सब हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है। अब इसमें एक पार्ट है जिसको कंप्लीट करना चाहेंगे। एक बार देखते हैं अपने सिलेबस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर डॉट पे आएंगे। संवेदन, प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति, अधिगम। संवेदन क्या है उसको देख लें। रेक्स और नाइट की डेफिनेशन है कि संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रम के ही 2 पक्ष। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण,
तो इसमें प्रत्यक्षीकरण क्या है और मानसिक क्रिया। तो जो संवेदना है, संवेदना कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। संवेदना कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। संवेदना किससे आती है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन से आती है। ठीक, संवेदना किससे आएगी? जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्हीं से संवेदना आएगी। सुनकर भी हम संवेदनशील हो सकते हैं, देखकर भी कोई घटना दिखे तो संवेदनशील हो सकते हैं, सुनकर भी, कुछ खाकर भी, छूकर भी। जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके माध्यम से हमारी संवेदनाएं कनेक्ट होती हैं। तो संवेदना के साथ अर्थ विचारों को जोड़ना ही प्रत्यक्षीकरण है। संवेदना के साथ विचारों को जोड़ना ही प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, कोई भी मान लो कोई व्यक्ति किसी को देखकर दुखी हो गया, तो अब उसके हमने विचारों को भी जोड़ दिया तो वो प्रत्यक्षीकरण में आए। प्रत्यक्षी का मतलब जो सामने दिख रहा है। अब आते हैं, इसके बाद देखते हैं अवधान। संवेदन और प्रत्यक्षण किसको क्लियर हो रहा है? पहले तो वो है इसका। संवेदन और प्रत्यक्षण है क्या? बोलेंगे? रचना जी बोलिए, संवेदन और प्रत्यक्षण एक मैं 5 सेंसेस से जो फील करते हैं वो संवेदन है, और उसको जब वो कन्वर्जन होता है वो प्रत्यक्षीकरण है, जो सामने आया डायरेक्टली। अब ये संवेदन, जो संवेदनाएं हैं या संवेदन एक किसके द्वारा पहुंचेगा? स्टिमुलस से। यहीं पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। संवेदन की एंट्री किससे हो रही? स्टिमुलस से। कोई भी बात हो सकती है। अभी हमने आपको तेज से डांट दिया, ठीक है, तो ये डांटना क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, किसने कैसा उसको स्टिमुलस को लिया है, वो संवेदन में हो गया। अब उसको रिएक्ट कैसे करेंगे? वो प्रत्यक्षण में हो गया। क्लियर है सबको? दीप्ति, अंजू, मीना, नम्रता मैम, पूजा? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं। इसमें एक डेफिनेशन है कि ज्ञानेंद्रिय प्रत्यक्षीकरण ज्ञानेंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की प्रक्रिया है प्रत्यक्षीकरण के लिए। फिर अवधान, अटेंशन है। अटेंशन क्या? एक मानसिक क्रिया है। ठीक, मानसिक क्रिया का मीन्स होता है जैसे ही कहा जाएगा ध्यान से सुनो, ध्यान से बैठो, तो सडन हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अटेंशन क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो अवधान है, अटेंशन है, 2 टाइप्स है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। कभी हम अटेंशन ध्यान से देते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं भी देते, तो दोनों ही वहाँ शामिल है अटेंशन में। फिर इसके बाद आते हैं, सब उसमें टिक करते जाएंगे, स्मृति। स्मृति हमारी जो है 4 टाइप्स है। स्मृति का मीन्स हो गया हमारा मेमोरी। ये 4 टाइप्स है। पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। जो हमने कुछ सीखा है उसको याद करना, रिकॉल करना, वही स्मरण है या स्मृति है। तो इसमें हमारे 4 वर्ड्स आते हैं। 1 2 3 करके लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज जो हमने मैटर भेजा है उसमें ये है: लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। लर्निंग है सीखना, रिटेंशन है धारणा, रिकॉल है पुनः स्मरण करना, रिकॉग्निशन है पहचानना। तो लर्निंग में क्या है? सीखना है, जो भी हम सीखते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। रिटेंशन में से धारणा, तो ये क्या है? सेंसरी मेमोरी होती है। जब किसी चीज़ को हम धारण करते हैं तो सेंसरी मेमोरी का पार्ट है। फिर रिकॉल, पुनः स्मरण करना होता है ना, कोई काम कर लिया फिर उसको हमने रिकॉल किया कि ये हमने कहाँ रखा था सामान, तो रिकॉल में आ गया। फिर रिकॉग्निशन, पहचानना। लॉन्ग शॉर्ट टर्म में क्या होता है? रिकॉल करने को शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला जाता है, और रिकॉग्निशन को पहचानने में लॉन्ग टर्म मेमोरी काम आती है। होता है ना, बहुत दिनों बाद भी लोग उसको पहचान लेते हैं, किसी के फेस से फेस को कनेक्ट कर लेते हैं कि इनका फेस उनके जैसा, तो ये उनका बच्चा है, उनके परिवार से। तो ये क्या, जब किसी को पहचानने में लॉन्ग टर्म मेमोरी काम आती है।
रिकॉल करने में शॉर्ट टर्म मेमोरी काम आती है, ठीक है। फिर इसी में क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी दो प्रकार की है, प्राइमरी और इमीडिएट मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी प्राइमरी बहुत छोटी छोटी चीज़ें तुरंत की, और इमीडिएट मेमोरी वो भी अभी जो कुछ देर पहले घटना हुई है, तो वो सब शॉर्ट टर्म में आती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक इमीडिएट। जैसे अभी हमने आपसे पूछा क्लास कितने बजे टाइम स्टार्ट हुई थी, तो आपने जस्ट बोला 5 बजे, ठीक है, और आपने थोड़ी देर में बताया तो प्राइमरी में चला गया, ठीक। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, ये एपिसोडिक मेमोरी है और सिमेंटिक मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी सबको पता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सीरियल शुरू होता है और बहुत लंबे तक चला जाता है। मान लो महाराणा प्रताप सीरियल हम लोग ने देखा तो उसके 526 एपिसोड हैं, पर हम लोगों को आज भी याद है कि फर्स्ट एपिसोड कहाँ से शुरू हुआ था, बेस क्या था। तो ये सब किस में गया, एपिसोडिक मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। फिर आते हैं इसी में सीमेंटिक मेमोरी, ठीक है। सीमेंटिक मेमोरी क्या है हमारा, ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। बस अब यहाँ पर हम लोग उसको पूरा करते हैं। ये इसको सब लोग टिक भी लगा लेना, इसके मीनिंग को देख लेना सब। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। अब कल हम लोग केवल इसमें डिस्कस करेंगे जो इनके डिजीज़ हैं और जो निद्रा है, नींद के टाइप्स ऑफ जो हमारे ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स उनको देखेंगे, और जो कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इनका एक प्रॉपर रिवीजन लेंगे, ठीक। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। चलिए सबको प्रणाम, शुभ।